शब्द युग्म का टॉपिक चल रहा था अपना। शब्द युग्म हम पढ़ चुके थे। वैसे शब्द युग्म बहुत होते हैं और भी जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं संभावना है उनको आप तैयार करना है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य शुद्धि तो सिलेबस में अपने वाक्य शुद्धि दिया हुआ है और दिया हुआ होता है, लेकिन जब वाक्य हमें पता नहीं है शुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि वाक्य अशुद्धि का ध्यान हम जब कर पाएंगे जब हमें शुद्ध वाक्य का क्या होगा, ध्यान होगा। या ये वाक्य होता है या ये कर्म होता है। तो आज हम टॉपिक लेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं, बात करते हैं हम वाक्य पर। सबसे पहले मैं बात करूं तो वाक्य किसे कहते हैं, बताओ देखे। वाक्य की हम बात करें तो वाक्य क्या होता है। हाँ, अपनी भाषा में बताओ, सीधा जैसा भी आता है बताओ देखे। बिल्कुल, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर हम बात करें तो भाषा का या व्याकरणिक दृष्टि से सबसे बड़ा अंग है वाक्य और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। ठीक है। परिभाषा की हम बात करें दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट कर सके। यानी कि हमें भाषा की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं या हम हमारे विचार को सामने वाले को समझाने के लिए या कहने के लिए या अपनी सूचना सामने वाले तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि एक तो शब्दों का क्या होना चाहिए, सार्थक समूह, यानी कि वाक्य में निरर्थक शब्दों का क्या नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए और वो कर्मबद्ध होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, कर्मबद्ध होने तथा वक्ता के आशय को क्या करें, पूर्णता के साथ स्पष्ट भी होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कि वाक्य बनाने के लिए या वाक्य बनाते समय किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम बात करेंगे। किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम बात करें वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका हम बात करें। देखो, सबसे पहली बात सार्थकता होनी चाहिए
वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता। यानी कि वाक्य का कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए और निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाक्य सार्थक होना चाहिए या हो। उसके बाद में बात करें योग्यता। यानी कि वाक्य में क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की अगर मैं बात करें, यानी कि अर्थ स्पष्ट करने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि मैं लिखूं, मैं इतना मीठा चाय नहीं पीता। देखो, क्या ये वाक्य अर्थ स्पष्ट करने के लिए योग्य है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पीता। नहीं है, बिल्कुल। यानी कि यहाँ क्या आ रहा है? इतना। चाय क्या होती है? मीठी, स्त्रीलिंग है। यानी कि कर्ता के साथ लिंग वचन कारक का क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। योग्यता की हम बात करें, या जैसे कि मैं लिखूं, ये तो मेल की बात हो गई। किस में आ जाएगा? अन्वय में आ जाएगा। दूसरे वाक्य की बात करें, देखो ये भी हो जाएगा। वैसे योग्यता की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं चाय खाता हूं। क्या लिखा? मैं चाय खाता हूं। चाय क्या की जाती है? पी जाती है। यानी कि योग्यता होनी चाहिए अर्थ को स्पष्ट करने की। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैं चाय पीती हूँ या पीता हूँ। चाय पीती हूँ। आगे हम बात करें, क्या होनी चाहिए? आकांक्षा। वाक्य में आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। यानी कि वाक्य बनाते समय वाक्य को क्या बनाना चाहिए? पूर्ण बनाना चाहिए, ताकि वो अपना क्या कर सकें? अर्थ स्पष्ट कर सकें। कोई भी पद दे दें और फिर अगर ये आकांक्षा बनी रहे, जैसे कि मैं लिखूं पत्र लिखता है। अगर हम वाक्य की बात करें, पत्र लिखता है। अब हमारी आकांक्षा बनी हुई है कि पत्र कौन लिखता है। क्या बनी हुई है? आकांक्षा बनी हुई है कि कौन लिखता है। तो वाक्य क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। अधूरा स्पष्ट, अधूरा जो अर्थ स्पष्ट करे वैसा वाक्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लिखें कि राम पत्र लिखता है, तो हमारी आकांक्षा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। राम पत्र लिखता है। और किन किन बातों का ध्यान रखें? देखो, हम बात करें, वाक्य में निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। जैसे कि हम कोई भी वाक्य लिख रहे हैं और अगर उनके अंदर दूरी असंगत है तो वाक्य का क्या नहीं होगा? जैसे कि मैं लिखूं चीता कपड़े धोती है। एक पद कहाँ लिखा गया है? एक पद कहाँ लिखा गया है और एक पद कहाँ लिखा गया है? तो है तो वाक्य, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? निकटता नहीं है। समय अंतराल का क्या नहीं रखा गया है? ध्यान नहीं रखा गया है। तो एक वाक्य में क्या भी होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। ठीक है। वाक्य सीधा ही हम लिखें, सीता कपड़े
धोती है। ठीक है। नंबर 5 की मैं बात करूं तो पद कर्म का क्या रखना चाहिए? ध्यान। पद कर्म का क्या रखना चाहिए? ध्यान। यानी कि वाक्य कैसा हो, कर्मबद्ध हो या व्यवस्थित हो। इसी वाक्य को हम बात करें, सीता धोती है कपड़े आज। वाक्य में क्या नहीं है? पद कर्म क्या नहीं है? व्यवस्थित नहीं है, सही नहीं। तो एक वाक्य में क्या होना चाहिए? पद कर्म भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। वाक्य शुद्धि की हम बात करेंगे तो वाक्य शुद्धि में ऐसे वाले वाक्य दे देगा, कर्म सही नहीं है, कहीं संज्ञा क्या है, अनावश्यक पद दे दिया, कहीं कर्ता बाद में कर्म पहले, और कहीं क्रिया पहले कर्म बाद में। तो उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में एक तत्व होता है क्या? अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में कर्ता का लिंग वचन क्रिया कारक काल पुरुष का कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं लिखूं, सीता स्कूल जाता है, कर्ता का क्रिया के साथ क्या नहीं है? अन्वय नहीं है, मेल नहीं है। क्रिया के साथ क्या नहीं है? मेल नहीं है। तो क्या होना चाहिए? कर्ता का काल वचन पुरुष, इनका क्या होना चाहिए? कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। वाक्य क्या हो जाएगा? सीता स्कूल जाती है। एक वाक्य बनाते समय इन तत्वों का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से तत्व हो? ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? वाक्य के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य के प्रकार? बताओ देखे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो नकारात्मक सकारात्मक, और बताओ। और भी सुने होंगे ना वाक्य। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बताओ देखे। हाँ, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जो भी आए, जैसा भी बोलो, क्लियर हो जाएगा जो भी है। अरे सुना है क्या? ठीक है, हम बात करते हैं। जैसे भी हम प्रकार पूछते हैं तो सबसे पहले प्रकार तो आते हैं कि मैम सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य आते हैं। हम बात करें वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, स्वरूप या रचना के आधार पर। स्वरूप या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखो, 3 प्रकार के। एक तो होते हैं स्वरूप या रचना के आधार पर। नंबर 2 होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और नंबर 3 होता है काल के आधार पर या क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर।
स्वरूप या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं? वाच्य में। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ भी 3 प्रकार के होते हैं। लिखो। यानी कि क्या पूछा गया है? वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के तो ये होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के ये होते हैं, और क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के वो होते हैं। वो संयुक्त मिश्र की तो हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे प्रकारों में। और सकारात्मक नकारात्मक जैसा कि आपने बताया, उनकी भी हम क्या करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से? स्वरूप या रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, स्वरूप या रचना के आधार पर बात करें, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताओ देखे। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। और क्या कहते हैं इसे? सरल वाक्य। ठीक है। देखो, नंबर 2 कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, और संयुक्त वाक्य, और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर अब हम बात करेंगे कि साधारण वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, और मिश्र वाक्य कौन से होते हैं। अब आपको पहचान करनी है कि मिश्र वाक्य कैसा होता है, साधारण वाक्य कैसा होता है, और संयुक्त वाक्य कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इससे पहले हमने एक बात नहीं की, क्या वाक्य के अंग कितने होते हैं, बताओ देखे। किसकी बात कर रहे हैं? वाक्य के अंग, जो कि अभी रीट में पूछा गया था। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन था। वाक्य के कितने अंग होते हैं या कौन कौन से होते हैं, दोनों क्वेश्चन थे। बताओ देखे। ठीक है, हम बात करते हैं वाक्य के अंग की। बात करें तो कितने होते हैं? 2। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। एक तो होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय। अब हम बात करें किसकी?
देखो, सबसे पहले हम जाने कि उद्देश्य किसे कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि वाक्य में, दिए गए वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार है, विधेय है, किसे कहते हैं। ये अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। अब हम सबसे पहले जाने कि वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो देखो, वाक्य में वाक्य में जिसके बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य होता है। जैसे कि मैं बात करूं, यानी कि वाक्य में वाक्य में कर्ता ही क्या कहलाता है? उद्देश्य। कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य। और देखो, कर्ता उद्देश्य के अंदर क्या क्या आता है? कर्ता एवं कर्ता का विस्तार भी उद्देश्य में शामिल किया जाता है। उद्देश्य में शामिल किया जाता है। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि एक वाक्य में, अगर हम सिंपल बात करें, साधारण बात करें, तो एक वाक्य में क्या होता है? कर्ता, कर्म प्लस क्रिया। ये अपना क्या है? एक साधारण वाक्य है। कर्ता, कर्म, क्रिया। ये कर्म है, तो ये कर्ता और ये क्रिया। कर्ता एवं कर्ता का जो विस्तार होता है, यानी कर्ता को बढ़ाया गया है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है, वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। कहने का मतलब कर्ता ही उद्देश्य होता है, और कर्ता को अगर बढ़ाया गया है तो उसका विस्तार भी किस में शामिल हो जाएगा? उद्देश्य में शामिल हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें किसकी? विधेय की, कि विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, पहले तो हमें पता चला किसका? उद्देश्य का। उद्देश्य क्या हुआ? कर्ता। अब कर्ता के बारे में जो कुछ भी आगे कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? विधेय। क्या कहलाता है? विधेय। बात करें हम उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है? इसके अंदर विधेय में क्रिया प्लस क्रिया का विस्तार, कर्म प्लस कर्म का विस्तार, पूरक प्लस पूरक का विस्तार किसमें शामिल किया जाता है? विधेय में। विधेय में शामिल किया जाता है। देखो, यानी कि हमने उद्देश्य में बात की कि कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं।
कर्ता का विस्तार जो होता है वो कर्ता से पहले आता है। कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार कर्म से पहले आएगा, ठीक है। और क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले आएगा और पूरक का विस्तार पूरक से पहले आएगा। ये वाक्य शुद्धि में काम आएगा। यानी कि ये जो विस्तार है इनका इनसे पहले आएगा और जितना भी कर्ता के अलावा या उद्देश्य के अलावा जितना वाक्य में बचा है बाकी सारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता एवं कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ भी वाक्य में उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम बात करें। वाक्य के अंग हमने जान लिए। अब हम बात करें वाक्य के प्रकारों की। हम बात कर ही चुके, यानी कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य एवं एक मिश्र वाक्य। अब हम बात करेंगे साधारण वाक्य की। साधारण यानी कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं? अगर हम बात करें तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य क्या होता है बताओ देखे। वाक्य बोल करके बता दो, कुछ भी जैसा भी आता है राम खाना खाता है, बिल्कुल। देखो, हम बात करें कोई भी वाक्य लिख करके, जैसा कि आपने बताया क्या? राम खाना खाता है, ठीक। कर्ता क्या है? राम। कर्ता। कर्म क्या है? खाना। खाता क्या है? क्रिया। ठीक है, यहाँ उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है बताओ देखे। उद्देश्य क्या है? राम। कर्ता यही है, तो ये क्या हुआ? अपना उद्देश्य हुआ, ठीक है। विधेय क्या है? वाक्य में विधेय क्या लिखे? ये पूरा उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि राम क्या करता है? खाना खाता है। तो कर्म हो गया, क्रिया हो गई, सारे किस में आएंगे? विधेय के अंदर आएंगे। ये अपना क्या हो गया? विधेय। ठीक है, अब देखो, जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है, एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है, वो वाक्य क्या कहलाता है? साधारण वाक्य। अर्थात हम बात करें क्या, जैसे कि मैं बात करूं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है अथवा अनेक उद्देश्य एवं अनेक क्रिया होती है, वहां साधारण वाक्य होता है। वहां साधारण वाक्य होता है। यानी कि हमने दो बातें कर ली।
एक तो वाक्य में एक एवं एक विधेय, अच्छा उद्देश्य नहीं ऐसा कर देती हूँ। वाक्य में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है, अथवा या तो ये बात होगी और या कौन सी वाली, दूसरी वाली, अथवा अनेक उद्देश्य एवं अनेक क्रिया होती है, वहां भी कौन सा वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। ये अलग अलग प्रकार हम देखेंगे कि एक से अधिक उद्देश्य हो तब कैसा वाक्य बनता है, एक से अधिक विधेय हो तब कैसा वाक्य बनता है। अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने ध्यान किया क्या, कि ये कर्ता एवं कर्म क्रिया, ये विधेय होता है, उद्देश्य कर्ता ही उद्देश्य होता है, और एक उद्देश्य और एक क्या है, क्रिया है। ये क्या कहलाया, साधारण वाक्य कहलाया। और इसके प्रकार देखें कि साधारण वाक्य क्या होता है। जैसे कि मैं कहूं, साधारण वाक्य में क्रिया, यदि क्रिया अकर्मक है, यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में कर्म नहीं होगा। वाक्य में क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अभी हमने क्या लिखा, कर्ता कर्म क्रिया, और क्या बताया कि ये क्या है, साधारण वाक्य है। फिर हमने लिखा कि राम खाना खाता है, तो वहां खाना कर्म था, क्रिया थी, अवम राम क्या था, कर्ता था। ठीक है, ये भी क्या हो गया, साधारण वाक्य। अब मैं सीधा ही लिखूं क्या, राम चला गया। राम करता है, चलना क्या है, क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक। चलना कौन सी क्रिया है, अकर्मक है। तो यहाँ क्या नहीं है, कर्म नहीं है। फिर भी वाक्य कौन सा हुआ, साधारण। गया सहायक क्रिया है, बिल्कुल, कर्ता प्लस क्रिया, एक उद्देश्य एक विधेय है। ठीक है, राम चला गया, मोहन सो गया। वाक्य की अगर हम बात करें, मोहन सो गया, अकर्मक वाक्य है, एक कर्ता एक विधेय है, क्या कहलाया, साधारण वाक्य। यानी कि मेरा कहने का अर्थ यह है कि वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ध्यान में रखना है कि इसके नियम क्या क्या होते हैं, या वाक्य के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, उन पर हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखो, इसके अलावा मैं वाक्य लिख रही हूं एक और, आपको ध्यान करना है। जैसे कि मैंने लिखा क्या, मोहन छत पर सो गया। मोहन छत पर सो गया, कैसा वाक्य है, अकर्मक है। हाँ बिल्कुल, अकर्मक की तो क्रिया है ही है, साधारण वाक्य है। ये क्या है, कर्म है, अकर्मक का, सॉरी कर्म नहीं है। छत यहाँ स्थान के लिए आ जाएगा, कहाँ सो गया, छत पर। लेकिन यहाँ प्राप्ति किसकी हो रही है, कर्ता की हो रही है, अकर्मक का है। ये स्थान आ गया, यानी कि पूरक आ गया, पूरक और पूरक का विस्तार, तो वाक्य क्या होगा, साधारण होगा। मैं बात करूं सकर्मक की, अभी हमने बात की थी, राम खाना खाता है, सकर्मक है तो भी साधारण वाक्य। अब हम बात करें, जैसे कि मैंने लिखा, अध्यापक ने, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़वाया। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, लिखो नहीं तो पढ़वाया को विभक्ति चेंज करेंगे अपन, पढ़ाया लिखे सी।
छात्रों से लेख लिखवाया। कौन सा वाक्य है? अध्यापक ने छात्रों से लेख लिखवाया। साधारण वाक्य है, बड़ा है, लेकिन कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। अध्यापक ने प्रेरित किया छात्रों को, छात्रों ने क्या किया? लेख लिखा। प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। हमने बात की थी, नाई से बाल कटवाए, सोहन ने नाई से बाल कटवाए, यानी कि एक प्रेरित संज्ञा करने वाली, प्रेरक संज्ञा और एक प्रेरित संज्ञा दोनों होगी तो भी प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य ही कौन सा होगा? साधारण वाक्य होगा। और यदि वाक्य द्विकर्मक क्रिया का होगा तो कर्म कितने होंगे? दो। हमने क्रिया में बात की थी, जैसे कि मैं बात करूं, रोहित ने रोहित ने गीता को साड़ी दिलवाई। रोहित ने गीता को साड़ी दिलवाई। क्या दिलवाई? साड़ी। किसको दिलवाई? गीता को। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। दो कर्म आ रहे हैं, कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। वाक्य बड़ा है, कौन सा वाक्य है? सकर्मक, सॉरी साधारण। कौन सा वाक्य है? साधारण। यानी कि हमने छोटे वाक्य की बात की, वाक्य कौन सा? साधारण। फिर हमने क्रिया, यदि क्रिया अकर्मक होगी तो कर्म नहीं होगा, यदि क्रिया सकर्मक होगी तो कर्म अवश्य होगा, तो भी वाक्य साधारण। यदि क्रिया प्रेरणार्थक है तो भी वाक्य किसका? साधारण वाक्य। और यदि द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है तो भी कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। इसकी हम यहाँ तक बात कर चुके हैं, यानी कि हमने क्रिया का जब टॉपिक पढ़ा तो आपको यहाँ तो पहचानने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्या आप पहचान जाओगे वाक्य कौन सा? साधारण। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें क्या, कि हमने क्या लिखी अभी परिभाषा में लिखा कि एक से अधिक उद्देश्य एवं एक से अधिक क्रियाएं, उनकी हम बात करें आगे। और वाक्य की बात करती हूँ, जैसे कि मैं लिखूं, रोहन रोहन खेल व कूद रहा है। रोहन खेल व कूद रहा है। कर्ता उद्देश्य, ठीक है। क्या कर रहा है? खेल व कूद रहा है। एक तो खेल रहा है, कूद रहा है, दो क्रियाएं आ रही है। उद्देश्य कर्ता एक है, क्रिया दो है, यानी कि रोहन खेल भी रहा है और कूद भी रहा है। कर्ता एक है लेकिन क्रिया क्या कर रहा है? सम्मान। दो कर रहा है लेकिन एक ही कर्ता के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जा रही है, तो भी वाक्य कौन सा होगा? साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य। यानी कि क्रिया कितनी है? दो। कर्ता के द्वारा, यदि कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया समान है तो एक से अधिक क्रिया भी एक विधेय गिनी जाएगी। यानी कि एक ही विधेय के अंदर आएगी दोनों क्रियाएं, एक विधेय गिनी जाएगी या एक विधेय गिना जाएगा। उद्देश्य एक है लेकिन क्रिया क्या कर रहा है? सम्मान। तो दो क्रियाएं यानी कि अनेक क्रियाएं होते हुए भी वाक्य कौन सा है? साधारण वाक्य है। कर्ता सम्मान है और उसके द्वारा, कर्ता एक है और उसके द्वारा की गई क्रिया क्या है? सम्मान है। तो
ये भी एक ही विधेय होगा। इसका विधेय क्या हो गया? ये पूरा। यानी कि दोनों क्रियाएं किस में आएगी? एक ही विधेय में। और ये रोहन क्या हो गया? अपना उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं दूसरा वाक्य आपके सामने लिखती हूँ। जैसे कि अंशु, आंसू, परवर और परखर एक ही स्थान पर पढ़ते लिखते पढ़ते लिख खाते पीते और खेलते कूदते हैं। खेलते ते ये लो। यानी कि हमने क्या किया? अभी रोहन पढ़ रोहन खेल व कूद रहा है, कर्ता एक, क्रिया एक से अधिक। अब हमने बात की कर्ता एक से अधिक और क्रिया भी एक से अधिक। क्रिया भी क्या की है? एक से अधिक। और हमने क्या लगाया है? और भी लगाया है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य, बताओ देखिए। साधारण ही है। ठीक है, क्योंकि अपनी परिभाषा से क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि यदि वाक्य के अंदर कर्ता एक से अधिक है और क्रिया भी एक से अधिक है तो भी वाक्य कौन सा होगा? साधारण। यानी कि वो समुच्चय बोधक अवयवों से क्या नहीं होंगे? जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। तो वाक्य कौन सा हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। ठीक है, देखो नोट लगा करके हम लिखें, यदि कर्ता एक से अधिक हो तथा उनके द्वारा की गई क्रिया उनके द्वारा की गई क्रियाएं भी समान हो तो सभी कर्ता क्या होंगे? एक ही उद्देश्य। सभी कर्ता एक ही उद्देश्य होंगे तथा सभी क्रिया क्या होगी? एक ही विधेय होगी। सभी क्रिया एक ही विधेय। यानी कि वाक्य बड़ा या छोटा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारे पास उद्देश्य एक से ज्यादा है, कर्ता एक से ज्यादा है, लेकिन इनके द्वारा की गई क्रिया क्या है? समान है। ये सारे एक ही स्थान पर पहले क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं, फिर खाते पीते हैं और फिर खेलते कूदते हैं। यानी कि इनके द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है? समान है। तो सभी क्रियाएं भी किस में आएगी? एक ही विधेय में। और सभी कर्ता भी किस में आएंगे? एक ही उद्देश्य में। और साधारण वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है, लेकिन इनका संबंध क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। इनका संबंध सम्मान होना चाहिए। जैसा कि हमने बात की, परिभाषा कहाँ लिखी है? साधारण वाक्य, जिस वाक्य में
एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है अथवा अनेक उद्देश्य एवं अनेक क्रिया होती है, वहां साधारण वाक्य होता है। अनेक क्रिया होती है, यहाँ एक चीज और करो, अनेक क्रिया से समान संबंध हो। ये संबंध कैसे हो? समान होने चाहिए, यानी कि सम्मान कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया भी क्या होनी चाहिए? सम्मान। तब क्या होगा? साधारण वाक्य। संबंध सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, एक प्रकार की हम और बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने वाक्य लिखती हूँ, जैसे कि टीना की बहन टीना पाइपिन का ब्लाउज अच्छा सिलती, अच्छा सिल। अब आपको बताना है इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, पहचानो। देखो देखो, है बिल्कुल। टीना क्या है? कर्ता। टीना क्या है? कर्ता। ठीक है। क्रिया सिलना, बिल्कुल। सिलना क्या है? क्रिया। और देखो, बिल्कुल, ब्लाउज क्या है? कर्म। अब ये क्या है? ये क्या है? देखो, बात करें हम क्या, टीना की बहन टीना, ये टीना क्या है? ये कर्ता का विस्तार। कर्ता का क्या है? विस्तार। कहाँ लिखा गया है? कर्ता से पहले। कहाँ लिखा गया है? कर्ता से पहले। ब्लाउज कैसा सिलती है? पाइपिंग का, यानी कि ये किसका विस्तार है? कर्म का विस्तार। और कहाँ लिखा गया है? कर्म का। कैसा सिलती है? अच्छा सिलती है। किसका विस्तार है? क्रिया का विस्तार, यानी कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया का यानी कि वाक्य क्या हो गया? बड़ा। फिर भी कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में ये अपना उद्देश्य और ये अपना क्या? विधेय। विधेय में क्या क्या शामिल होता है? विधेय में क्या क्या शामिल होता है? कर्म, कर्म का विस्तार। क्रिया, क्रिया का विस्तार। सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया, पूरक है तो पूरक, पूरक का विस्तार है तो विस्तार। ठीक है। यहाँ कर्ता का विस्तार क्या होगा? उद्देश्य। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला दर्शनीय स्थल है। देखो, इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? कर्ता क्या है? लाल किला। बिल्कुल, कर्ता क्या है? लाल किला।
ये कर्ता। ये क्या है? कर्ता का विस्तार। कहाँ का है? दिल्ली का। कर्ता का विस्तार। दर्शनीय स्थल क्या है? क्रिया नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो बाकी बचे जो क्रिया नहीं होती है, कर्म नहीं होते हैं, बाकी शब्द किस में आ जाते हैं? पूरक में। किस में आ जाते हैं? पूरक में। स्थल क्या है? पूरक। और ये क्या है? पूरक का विस्तार। यानी कि स्थल कैसा है? देखने योग्य है, दर्शनीय है क्या है? सहायक क्रिया। स्थिति का बोध कराती है। अब बताओ, कैसा भी वाक्य हो, कैसा भी प्रकार हो, यानी कि आपको क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी कि ये साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य। अभी हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यानी कि इसमें हमने किसकी बात की? एक से अधिक उद्देश्य की बात की, एक से अधिक कर्ता और एक से अधिक क्रिया की भी बात की। बिल्कुल एक कर्ता एक क्रिया की बात की। हमने अकर्मक क्रिया वालों की भी बात की, सकर्मक वालों की, प्रेरणार्थक क्रिया की भी हमने क्या की? बात की है, और द्विकर्मक क्रिया की भी क्या की है? बात। यानी कि वाक्य तो कैसा भी हो, आपको नियम याद होने चाहिए, पहचान होनी चाहिए, अपने आप आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। देखो, अब हम नंबर 2, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। किसे कहते हैं संयुक्त वाक्य? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कि हमने अभी बात की कि अंशु और आंसू परवर क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं, खाना खाते पीते हैं एवं खेलते कूदते हैं। बात की थी। अगर हम बात करें क्या, किसी वाक्य को हम ऐसे लिखें, अंशु खाना खाता है, आंसू खेलता है और परवर पढ़ता है। अंशु खाना खाता है, यहां भी वह लगा दें या क्या लगा दें? वह। आंसू खेलता है और परवर पढ़ता है। वाक्य तो वही है। कौन सा वाक्य है ये? बिल्कुल। यानी कि ये वाक्य तो क्या है? साधारण है। अंशु खाना खाता है, आंसू खेलता है और परवर पढ़ता है। तीनों वाक्य कैसे हैं? साधारण। यहां हम वह न लगा करके कोमा लगा दें। कोमा भी किसका कार्य करती है? कई बार संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जो संयोजक चिन्ह होता है, जो समुच्चय बोधक चिन्ह होता है, उसका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। अंशु खाना खाता है और आंसू खेलता है, या एवं लगाए दे या और लगा दे। यानी कि इस वाक्य को हमने समुच्चय बोधक अवयव से क्या किया है? जोड़ रखा है। क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। एक तो इसके अंदर क्या, ये साधारण वाक्य, ये भी साधारण वाक्य, और ये भी क्या है? साधारण वाक्य। ठीक है।
संयुक्त वाक्य की हम बात करें तो किसे कहते हैं? तो जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, सरल वाक्य हो या साधारण वाक्य हो, तथा वे वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से क्या हो, जुड़े हुए हो। जिस वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, तथा तथा समु समुच्चय बोध अव्ययों से समुच्चय बोध अव्ययों से जुड़े हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो, साधारण वाक्य हो या सरल वाक्य हो, और वो क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। अपने आप में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें, आंसू अंशु खाना खाता है एवं आंसू खेलता है। यहां इसको मिटा दो तो भी ये तो वाक्य ही रहेगा। यहां हमने एवं या कोमा लगाई हुई है तो भी समुच्चय बोधक अव्यय का क्या है? लोप है। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। यानी कि ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, अलग क्रिया कर रहा है। ये भी अपने आप में स्वतंत्र है और ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो वाक्य के अंदर कितने वाक्य होने चाहिए? दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, वो किन से जुड़े हुए हो? समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हो, और क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। वाक्य कैसा हो? कैसे हो? स्वतंत्र हो। वहां कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य। और हम बात करें संयुक्त वाक्य के अंदर, संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इनके अंदर हम संयुक्त वाक्य की बात करें, देखो कौन कौन से योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। योजक चिन्ह की हम बात करें तो संयुक्त वाक्य किन किन से जुड़े हुए होते हैं? और, एवं, तथा, लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, इन योजक चिन्हों से जुड़े हुए वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। कौन कौन से योजक चिन्ह हैं? और, एवं, तथा, अथवा, लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, इनसे जुड़े हुए वाक्य कौन से कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि हम बात करें, यानी कि जैसे और है, एवं है, जैसे कि गीता लिखती है और गीता पढ़ती है। दो वाक्यों को क्या कार्य किया? जोड़ने का।
दोनों वाक्यों को किसका कार्य कर रहा है? जोड़ने का। ये योजक चिन्ह किसका कार्य कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो एवं भी सीता लिखती है एवं गीता पढ़ती है, किसका कार्य कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार इसके अंदर 4 प्रकार के होते हैं, एक संयोजक, एक विभाजक और एक विरोध प्रदर्शन करने वाले वाक्य और एक परिमाण वाले वाक्य या परिणाम वाले वाक्य, कारणवाची वाक्य, जिसमें कारण बताया जाता है। वो भी किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आगे, वाक्य लिखे हम और मैं स्कूल जाती मगर बीमार हूं। मैं स्कूल जाती मगर बीमार हूं। दो वाक्य जुड़े हुए हैं, किससे? मगर से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये क्या बताई जा रही है? कारण बताइए। कारण बता रही है कि मैं स्कूल तो जाती लेकिन मैं क्या हूं? बीमार हूं। मगर मैं क्या हूं? बीमार हूं। ठीक है। और वाक्यों की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं, मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। यानी कि निषेध, विरोध प्रदर्शन हो रहा। इसका साधारण वाक्य बनाए तो इसी का क्या बनाना है? साधारण वाक्य बनाना है। यहां हमने पर परंतु से पर लिख दिया, यहाँ परंतु लिख दो, यहाँ मगर लिख दिया, लेकिन लिख दो, कोई भी हमने समुच्चय बोधक अवयवों से क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। इसको साधारण वाक्य में हम बदलें तो कैसे बदलें? मेरे बहुत समझाने पर नहीं मानी, या मैंने बहुत समझाया वह नहीं मानी। इसको हटा दें, समुच्चय बोधक अवयव हटा दें, या मेरे समझाने पर भी वह नहीं मानी। आगे हम बात करें किसकी? जैसे कि मैं एक वाक्य लिखूं, मम्मी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं। मम्मी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं। बताओ देखिए किस प्रकार का वाक्य? संयुक्त वाक्य। इसी को बदलते हैं, जैसे कि तो मैं लिखूं, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि बीमार थी, क्योंकि बीमार थी। देखो देखे किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है। और बताओ, जुड़ा हुआ भी है क्या इससे? कारण भी बता रहा है, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि बीमार थी। संयुक्त वाक्य नहीं। ध्यान दो, हम इसी की बात कर रहे हैं। योजक चिन्ह की बात करनी है, हमें रट करके नहीं रखना है।
ये योजक चिन्ह किस वाक्य के हैं? मिश्र वाक्य के। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मम्मी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या चाहती है? कि मैं डॉक्टर बनूं। यानी कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ देखो, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि बीमार थी। क्योंकि बीमार थी। यानी कि ये कौन सा वाक्य है? प्रधान उपवाक्य है। और ये कौन सा है? आश्रित उपवाक्य है। ये बीमार थी इसलिए नहीं गई, स्वस्थ होती तो जाती। स्वस्थ होती तो जाती। मेरा कहने का अर्थ यह है कि योजक चिन्ह देखते ही संयुक्त वाक्य नहीं करना है। अभी संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह मैंने लिखवाए, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, और, अथवा, तथा, वो किसके हैं? संयुक्त वाक्य के। इसको मैंने किस में बदल दिया? मिश्र वाक्य में। बात करेंगे हम किसकी? मिश्र वाक्य की हम बात करें, अभी करेंगे। कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में भी प्रकार होते हैं, उनकी बात करें। संज्ञा उपवाक्य है ये। क्योंकि बीमार थी, ये भी कौन सा है? मिश्र वाक्य। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? किसे कहते हैं मिश्र वाक्य? बताओ देखे। जैसा कि नाम से ही पता चल चल रहा है, यानी कि दो तीन वाक्य क्या होंगे? मिश्रित होंगे। ये तो हुई साधारण सी बात। अब हम बात करें कि हमें पहचान कैसे होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है या ये वाक्य मिश्र वाक्य है? तो हम बात करें वाक्य के अंदर, जिस वाक्य में, इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, जिस वाक्य में एक तो क्या होगा? प्रधान उपवाक्य, और एक या एक से अधिक क्या होंगे? आश्रित। क्या होंगे? आश्रित वाक्य। वहां मिश्र वाक्य होता है। वहां मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य देखो, हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूं, जब वर्षा हो रही तब मैं जंगल में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं जंगल में थी। यानी कि ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी प्रकार होते हैं। मिश्र वाक्य में भी कौन सा वाक्य है? बताओ देखिए। मेरे भैया ने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। मेरे भैया ने कहा कि
कल मैं दिल्ली जाऊंगा। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। हम बात करें क्या कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? एक प्रधान उपवाक्य, एक या एक से अधिक क्या आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य होंगे। यानी कि मेरे भैया ने कहा, किससे जुड़ा हुआ है? कि योजक चिन्ह से, कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। किस पर आश्रित है? भैया पर। भैया ने कहा है कि कल वह कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कहाँ था? जंगल में था। ठीक है? यानी कि मैं बात करूं, मिश्र वाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मिश्र वाक्य कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। इसमें एक होता है संज्ञा उपवाक्य। एक क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य। एक होता है विशेषण उपवाक्य। और एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या? क्रिया विशेषण वाक्य। मिश्र वाक्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहली बात हमने की, मिश्र वाक्य क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य और बाकी एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। जैसे कि हम बात करें, और इनमें भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, एक तो संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहां मैं बात करूं संज्ञा उपवाक्य की, तो प्रधान उपवाक्य के कर्ता के स्थान पर, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य होगा उसके कर्ता, कर्म या पूरक के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं? संज्ञा उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वाक्य कौन से उपवाक्य होते हैं? संज्ञा उपवाक्य होते हैं। और ऐसे वाक्य कौन से योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं? की योजक चिन्ह। कौन से योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं? की योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। देखो, मेरे भैया ने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये मिश्र वाक्य तो है ही है। मिश्र वाक्य में भी कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। ऐसा रेखांकित करके पूछ लें कि यहाँ योजक चिन्ह की कौन से उपवाक्य का है, और ऑप्शन में ये 4 दे दे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो कौन सा उपवाक्य है ये? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। मेरे भैया ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। ये की कर्ता के स्थान पर आ रहा है। आ रहा है? ठीक है। यहाँ कल मैं दिल्ली जाऊंगा, संज्ञा उपवाक्य का योजक चिन्ह क्या है? की। और आगे हम बात करें, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? हाँ, वाक्य में प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म व पूरक के स्थान पर प्रयुक्त के स्थान पर, जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म, पूरक व पूरक के स्थान पर प्रयुक्त होने
होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य संज्ञा उपवाक्य होते हैं। कौन से उपवाक्य होते हैं? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा वाक्य ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य की योजक चिन्ह की, ताकि और क्योंकि योजक चिन्हों से, योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो, कल मैं जयपुर जाऊंगा क्योंकि मुझे दवाई लानी है, क्योंकि मुझे दवाई लानी है। एक आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। कौन से योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है? क्योंकि से। कई विद्यार्थी इस क्योंकि को कहाँ डाल देते हैं? संयुक्त वाक्य में। ये क्यों अलग है एवं की योजक चिन्ह क्या है? अलग है, जो कि किस में होता है? संज्ञा उपवाक्य में। किसमें होता है? संज्ञा उपवाक्य में होता है। और अभी आया भी था रीट में, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसे किस में कर दिया? संयुक्त वाक्य में, जबकि ये किसका भाग है? मिश्र वाक्य का भाग है। ये योजक चिन्ह क्यों के साथ कौन सा योजक चिन्ह लगा हुआ है? की योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में भी कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। यानी कि क्योंकि, ताकि, इनसे जुड़े हुए योजक चिन्हों से जुड़े हुए वाक्य कौन से उपवाक्य होते हैं? संज्ञा उपवाक्य होते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य में ये तीनों ही आ जाएंगे। अभी हमने किसकी बात की? इसकी, इससे पहले हमने एक वाक्य की बात की, जब वर्षा हो रही थी तब मैं जंगल में था। किससे जुड़ा हुआ है? जब, तब से जुड़ा हुआ है। अभी बात करते हैं आगे। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हुआ? संज्ञा उपवाक्य। अब मैं आपके सामने एक वाक्य लिखती हूं। मेरा पेन गया, जो कल लाई थी। मेरा पेन खो गया, जो मैं कल लाई थी। किससे जुड़ा हुआ है? जो से। मेरा वह पेन खो गया, मेरा वह पेन खो गया जो मैं कल लाई थी, जो मैं कल लाई थी। यानी कि जो वाक्य, पेन की विशेषता बताई गई है कि वह पेन खो गया, कौन सा वाला? जो मैं कल लाई थी। विशेषता बताई जा रही है इसकी। ठीक है, और देखो वाक्य। अभी मैंने लिखा जब, ये क्रिया विशेषण। यह वही व्यक्ति
ये वही व्यक्ति है जो कल मिला था। ये वही व्यक्ति है जो कल मिला था। किससे जुड़ा हुआ है? दो से। यानी कि ये कौन से वाक्य होते हैं? विशेषण उपवाक्य। विशेषण वाक्य। ये प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करें, मेरा वह पेन खो गया जो मैं कल लाई थी। किससे जुड़ा हुआ है? जो से। यानी कि ऐसे विशेषण उपवाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं? योजक चिन्ह की हम बात करें तो योजक चिन्ह की हम बात करें, ये जुड़े हुए होते हैं जो, तो, जैसा, वैसा, जितना, इतना, जिसकी, जिससे, जिसमें। यानी कि इन शब्दों से जुड़े हुए जो वाक्य होंगे वो कौन से उपवाक्य होंगे? विशेषण उपवाक्य। पहचान हो जाएगी। मिश्र वाक्य तो है ही है, दो, जितना, जिससे, जिसमें, जिसकी, जो, सो, जैसा, वैसा, इनसे जुड़े हुए होंगे। वो वाक्य कौन से होंगे? विशेषण उपवाक्य होंगे। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य की संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। यानी कि जिस वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य होते हैं उसकी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्य कौन से होते हैं? विशेषण उपवाक्य होते हैं। वाक्य विशेषण हैं। और ये कौन से योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसकी, जिससे, जिसमें, इनसे जुड़े हुए योजक चिन्ह वाले वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में जैसे कि मैं और लिखूं एक वाक्य, ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो। जिसमें फायदा हो। ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो। किससे जुड़ा हुआ है? तो जिसमें जुड़ा हुआ है। कौन सा उपवाक्य? वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य। और मिश्र में भी कौन सा वाक्य? विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं? कि, क्योंकि, ताकि से। और विशेषण उपवाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं? जो, जब, बिल्कुल, जैसा, वैसा। जैसे कि जैसा देश, जैसा देश, वैसा देश। वेश करते हैं। वैसा वेश किससे जुड़ा हुआ है? जैसा वैसा से जुड़ा। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। पहली बात तो कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। जैसे कि जिसकी लाठी
उसकी भैंस। ऐसे योजक चिन्हों से जुड़े हुए वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। एवं मिश्र वाक्य में भी कौन से वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं? इससे आगे हम 3 नंबर की बात करें, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो कौन से कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य, बताने वाले उपवाक्य क्या होते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो शर्त का बोध करवाएं, जो शर्त का बोध करवाए, इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या रहती है? निर्भर रहती। देखो, अगर हम बात करें वाक्य की तो उसने परिश्रम किया होता तो, किया होता तो, परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल हो जाता। पहली बात तो क्या लगा दें? यदि, यदि उसने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल हो जाता। यानी कि सफल होना किस पर आश्रित है? परिश्रम पर। किस पर आश्रित है? यानी कि वह सफल कब होता? जब वह परिश्रम करता। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक क्रिया किस पर निर्भर है? दूसरी क्रिया पर। एवं क्या लगा चुके हम? शर्त। क्या लगा चुके? यानी कि फसल अच्छी कब होगी? जब वर्षा अच्छी होगी। कौन से वाक्य हो गए ये? कंडीशनल, शर्त वाले वाक्य। यानी कि जो वाक्य शर्त का बोध कराते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं? पहली बात तो मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य में भी कौन से? क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कैसे योजक चिन्हों से जुड़ी हुई होती है? यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जब, तब, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ। ऐसे योजक चिन्हों से जुड़े हुए वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। या इनमें भी कौन सा ये मिश्र वाक्य तो है ही है। क्रिया विशेषण वाक्य कौन से योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं? यद्यपि, तथापि, जब, तब, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ। जैसे जैसे, वैसे वैसे। जब, तब, यदि, तो। इन योजक चिन्हों से जुड़े हुए वाक्य कौन से होंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण वाक्य। यानी कि हम बात करें उदाहरण की, अभी हमने बात की थी, जैसे कि जहां जहां वह गए वहां वहां उनका स्वागत हुआ। उदाहरण की मैं बात करूं, जहां जहां वे गए वहां वहां का स्वागत हुआ। और देखो, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर अवतार लेता है। ये देखो, यानी कि हमने बात की किसकी? मिश्र वाक्य की बात की। मिश्र वाक्य में एक क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है, और एक या एक से अधिक क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। इनमें भी हमने किसकी बात की? मिश्र वाक्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक संज्ञा उपवाक्य, एवं एक विशेषण उपवाक्य, एवं एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी हमने बात की। संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य जो प्रधान वाक्य के संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। एवं जो प्रधान उपवाक्य के कर्ता या कर्म की विशेषता बताते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। एवं तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। एवं ये किन किन योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं, इनकी हमने बात की है आज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।